जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर आप रहना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती हूँ और शाम को तैयार होने लगती हूँ तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता है, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहना करो वरना गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा और तुम चुप कर सब देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी साड़ी पहन ली और उसके सर में एक लंबे बालों की बिग भी लगा दी। औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठकर रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें कमरे में ले जाता। मगर कुछ समय बाद यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। जब वह मेहमानों ने मेरे कमरे में नौकर के साथ शाम के 4 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे कमरे में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहन कर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा पहनकर निकाला और हल्का फुल्का सा मेकअप। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार वाले मेहमान हमारे घर आ गए। उनको बैठक रूम में बैठाया और खुद ही उनके साथ बैठकर मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना लूं। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे थे। जब मैंने चाय बनाई और मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय को ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया कि मैं उन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी हमारे परिवार वाले पसंद आ गए थे। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बताया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी गौतम से कर दी और 2 महीने बाद ही हमारी शादी की तारीख हो गई। इन 2 महीनों में मैं गौतम से थोड़ी बहुत बात फ़ोन पर करती थी पर मुझसे फ़ोटो मांगते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दी थी। हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और वह दिन आ गया जब मैं गौतम की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वो सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही गौतम ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगती हो। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे और रोज़ ऑफिस से घर आते ही मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। गौतम की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। गौतम की मोहब्बत ने मेरा रूप दिन भर दिन दिखने लगा था, खिलने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरे दोस्त और मेरी पड़ोसी खूब गौर से देखते और मुझसे कहते, तुम्हारी तो लॉटरी ही निकल गई है। तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति जो मिला। मोहब्बत में डूबी दिन रात ऐसे ही गुजारने लगी। यहाँ तक मेरी शादी को 4 महीने हो गए। एक दिन गौतम ने मुझसे कहा कि किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वह वापस आकर मुझे ले जाएंगे। उनके ऑफिस से कोई मीटिंग थी इसलिए उनको जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। गौतम ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में तो जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद गौतम मुझे मायके से घर तो ले आए लेकिन वह मुझे बहुत ही
वह मुझसे बहुत ही बदले-बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे। उनकी आँखों में मुझे पहले जैसे प्यार नहीं दिखता था। अब मुझे उनके साथ अजनबी-सा महसूस होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफ़िस में ही गुज़रता था। जब मैं उनसे एक बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने बिज़नेस का बहाना कर देते, कहने लगते कि मुझे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते घर की हर ज़रूरत की चीज़ घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं आपकी ज़रूरत है, बस शायद गौतम के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर का सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और रसोई सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही कर लूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे गौतम का इंतज़ार की तकलीफ़ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ़ मेरा ख़्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े ही बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैं घर का काम शुरू की तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे यह सारा काम सँभाला ही नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर गौतम से कहा कि आप घर के काम-काज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन गौतम कहने लगे कि अब हमें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर में होता ही कौन है, मैं और तुम, एक मैं एक और तुम, 2 लोगों का खाना बनाना है, कोई बड़ी बात तो नहीं। गौतम का यह जवाब सुनकर मैं तो हैरान ही हो गई। वो तो मुझे हमेशा सजने-संवरने की बात करते थे, कहते कि तुम्हें किसी काम पे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आज वही इंसान मुझे नौकरी की सैलरी पर बहस कर रहा था। यह सब सुनकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन ही गौतम ऑफिस के लिए से घर वापस आए तो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी की वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास कोई गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख है। मैं सोचने लगी आखिर ऐसी क्या बात है, आज ही इतना खुश हैं। लेकिन मैं उनकी आदत अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी बात को बताने के लिए मना कर दिया तो वह बताते भी नहीं थे, और मैं दोबारा कभी पूछती भी नहीं थी, और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय उनका इंतज़ार कर ही रही थी कि दरवाजे पर किसी की बेल बजाई। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि गौतम अपनी गाड़ी के अंदर घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैं दरवाज़ा खोला तो अंदर आने के बजाय शॉपिंग बैग मुझे देकर बोली, रितु तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और उसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी है, वह भी पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मैं उनसे वह शॉपिंग बैग लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी गौतम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं बहुत मेहनत और लगन से तैयार हो रही थी। लाल साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। तब अभी मैं पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हुई थी, फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई कि दरवाजे पर गौतम ही होंगे और वह मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैं जल्दी से अपने बाल खोलकर घर के लॉक करके गौतम के साथ गाड़ी में बैठ गई। अब गौतम ने भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया। गौतम बहुत ही अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, और मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों के साथ हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मुझे समझ में नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क हो गई। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसा खोला जैसे कोई मैं राजकुमारी हूँ।
मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर लेकर चली गई। उनका अंदाज़ा आज मुझ पर बहुत ज़्यादा ही बदला बदला लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था, जो आज बहुत सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। पर जब हम होटल के अंदर गए तो वह बहुत बड़े हॉल में बहुत सुंदर ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहां आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मेरी खूबसूरती को सबको अपनी तरफ खींच रही है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी की नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। गौतम ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से अपने दोस्तों से मिलाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का फुल्का म्यूजिक भी बज रहा था। वह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतने सारे लोगों के आमने सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं गौतम का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे कुछ देर में ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बार बार मुझे देखे जा रहा है। उसका देखना मुझे ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारे टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह और कोई नहीं, मेरे पति गौतम का सीनियर ऑफिसर है, लेकिन उसे देखने से कहीं न कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह एक सीनियर ऑफिसर है। गौतम ने मुझे उससे मिलवाया। उससे हाथ मिलवाने के लिए अपना हाथ आगे किया। न चाहते हुए भी मैंने उसके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरे हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा लिया था। उसकी हरकतें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। गौतम ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। गौतम ने मुझे बताया कि यह मिस्टर अग्रवाल हैं। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर अग्रवाल की बातचीत जारी रही। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रही थी, लेकिन वह बार बार ही मुझे देखे जा रही थी। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर अग्रवाल मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह इनके साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ यूँ चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए। गौतम ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। ऐसे ही खुशी में गौतम ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी से घर में किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ देने ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े अफसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो दोपहर के 12 बज रहे थे। गौतम खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं नहा धोकर जैसे ही बैठी तो किसी ने बेल बजाई। इस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह इस समय कभी घर भी नहीं आते थे। मैं सोच ही रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैं दरवाज़ा खोली तो गौतम ही थे, लेकिन उनके बराबर मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई कि यह लड़का 17 से 18 साल का होगा। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। गौतम ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि यह रघु है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसके कुछ समय होटल में भी काम किया है। यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। गौतम ने उनकी तरफ इशारा करते हुए उनका कत्था ठोका तो उसने अपनी नज़रों को नीचे कर ली। मुझे उनका यह अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। गौतम ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर का है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं नाश्ता के बगैर ही चल गया। मैंने सोचा कि मैं नाश्ता किसी ढाबे पर कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात रघु से हुई। उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ लेकर आ गया। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना रघु? उन्होंने रघु की तरफ देखा
तो रघु ने जी हाँ में गर्दन हिला दी। मैं भी सुकून के सांस ले ली, क्योंकि नौकरानी की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर पकाना भी नहीं पड़ेगा। रघु सच में बहुत अच्छा आराम पहुंचाया आज, और सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। रघु से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरी छोटे भाई की तरह ही लगता था और मुझे भी दीदी कहता था, जो मुझे एहसास होता कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। लेकिन मैं जब सुबह उठी तो रघु अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चल गया होगा। मैं बाहर जाकर देखी तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई कि जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी। उसने मुझे देखकर अपने आंसू छुपाने लगा। शायद वो मुझे अपनी परेशानी बताना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद उसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में गौतम का फ़ोन आ गया। वह कहने लगी कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम रघु से खाना बनवा लेना और खुद भी वह लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर मैं बहुत घबराहट होने लगी। उस दिन मिस्टर अग्रवाल तो मेरे बस से बाहर थी। उनकी गंदी नज़र उसे दिन में से ऊपर मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। मैं गौतम से के कहे अनुसार तैयार हो गई और करीबन रात 9 बजे गौतम अपने मेहमानों के साथ घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौतम के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर अग्रवाल ही थे, जिन्होंने देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मेरा दिल तो नहीं जानता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ी। मैं और गौतम मिस्टर अग्रवाल को ड्राइंग रूम में बैठाने ले गए। मिस्टर अग्रवाल मेरे सामने ही बैठे हुए थे, मगर उन्हें कोई खबर नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद गौतम के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और फ़ोन पर बात करते हुए वह कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर अग्रवाल अकेले ही रह गए। मिस्टर अग्रवाल मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका यह अंदाज़ पसंद नहीं आया। मैं इतनी अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल ही नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब गौतम कमरे से वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर अग्रवाल के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। उससे पहले मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर अग्रवाल, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर, इसलिए मैं आपसे बहुत इज्जत करती हूँ। बदतमीजी बंद नहीं करोगे तो मैं भी अपने बदतमीजी पर उतर आऊँगी। उन्हें मेरी बात पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूरे रहे थे। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो वह और करीब आने लगे। गुस्से से मेरा हाथ लाल हो गया। मैं टेबल से फ्लावर वॉश उठाकर उनके सर पे मार दिया और उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर अग्रवाल दर्द से चीख रहे थे तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय उसके वह अपने मिस्टर अग्रवाल को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुमने क्या कर दिया अभी, और इसी समय इस सब माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर अग्रवाल आकर इस पूरे देश के राजा भी होते, मैं उनसे भी माफ़ी नहीं मांगती। उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो गंदी हरकत उन्होंने मेरे साथ की है ना। मेरी बात सुनकर गौतम ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर अग्रवाल से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें खड़े खड़े डिवोर्स दे दूँगा।
अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ी रही, क्योंकि मिस्टर अग्रवाल की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे यूँ खामोश खड़ा देखकर गौतम उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रही थी कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर अग्रवाल से पैर पर पड़ने लगूंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद गौतम ने मुझसे कहा कि तुम पेपर का इंतज़ाम करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम तुम मुझे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह भी अपने घटिया दोस्त के खातिर। मिस्टर अग्रवाल ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे इस बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब गौतम अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैं भी कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही घर से निकलने लगी तो गौतम ने मुझसे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ गए और मुझसे कहने लगे, क्या हुआ रितु? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वह बस गुस्से में कहा। मेरी बरसों की मोहब्बत छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा लड़कियों की तरह हंगामा मत करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। खबरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें इजाज़त भी नहीं है। तुम्हें हर सूरत पर हमारे बॉस की ख्वाहिश पूरी ही करनी होगी और उन्हें खुश रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। गौतम हद तक गिर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस सारे हंगामे की खबर रघु को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में जो गुलदस्ता मैंने तोड़ा हुआ था उसे उठाने के लिए मैं रघु को ही बोला। जब मुझे गौतम ने बंद कर दिया तो मैं रघु के रहमो करम पर आ गई थी। गौतम ने रघु को सख्ती से समझाया था कि ऋतु को कोई भी बात न करे। अगले ही दिन गौतम ऑफिस के लिए चले गए। उसके कहने के अनुसार रघु ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई थी, अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैं रघु को उसकी माँ और बहन का वास्ता दिया, उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति इतना घटिया आदमी है, भगवान माफ़ करे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे घटिया हरकत करने की ही सोच ले तो उसकी नस्ल ख़त्म कर दी जाती है। रघु की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे ऐसी हालत में नहीं छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद रघु मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं आया। वो घटिया इंसान है ना, मेरा मालिक और तुम्हारा पति, किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था कि कल हमारे घर पर वही अग्रवाल साहब आएंगे और आप हर सूरत में उसे मिलेंगे। रघु जब मुझे यह बातें बताया तो तुम्हें समझ चुकी थी कि मिस्टर अग्रवाल की बन चुकी हूँ। मैं मिस्टर अग्रवाल की बन चुकी हैं। इस सोच और हालात में मेरी पूरी रात गुजर गई। पूरी रात बस रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आप मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अगले दिन रघु मेरे पास आया और उसकी सांसें फूल रही थी। रघु काफ़ी जल्दी में लग रहा था। बहुत जल्दी से मेरे पास आए और बोला, दीदी तुम अपना खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, ऐसे भी तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत है? रघु कहने लगा कि यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे अपना एक अच्छा सा जोड़ा दे दो। मैं रघु को अपनी एक साड़ी निकाल कर दे दी। वह मेरे हाथ
से रघु साड़ी लेकर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बड़ी अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी और पूरी तरीके से एक औरत की तरह लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरे ही तरह लंबे बालों की बिग पहन ली। मैंने उसे कहा, रघु, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई। उसने मुझे कहा कि दीदी, आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। आज रघु के साथ एक और लड़का आया हुआ था जो रघु का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे से किसी के आने की आवाज़ आई। जैसे जैसे जूतों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं रघु के कमरे से बाहर निकलकर जब अपने कमरे की तरफ पहुंची, मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। वहां का मंजर ही कुछ अलग ही था। मिस्टर अग्रवाल के कपड़े फटे हुए थे। रघु और उसके दोस्त मिस्टर अग्रवाल को मार रहे थे। मिस्टर अग्रवाल की तो हालत ख़राब हो रही थी। मैं रघु को रोकने की कोशिश की, पर रघु पर तो भूत सवार हो गया। कुछ समय बाद रघु ने मिस्टर अग्रवाल को छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं रघु का चेहरा देख रही थी और दिल हैरानी भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। हमने मिस्टर अग्रवाल को कमरे में बंद कर दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। रघु ने मुझे गाड़ी से ड्रॉप करके मेरे घर छोड़ दिया। रघु ने अपने भाई होने का फर्ज तो अदा किया। रघु खुद न जाने कहाँ चल गया और मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे दूसरे शहर लेकर चले गई। गौतम की जान पहचान बहुत दूर तक थी। गौतम ने मुझे डिवोर्स तो दे दिया, मगर अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे जरिए अपने बॉस को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। अब मैं अपनी दूसरी शादी में बहुत खुश थी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छे थे और एक छोटी सी नौकरी करते थे। उनका घर बहुत छोटा था। मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे भी दे दिए थे। और उधर गौतम की बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी और उसे जेल में डाल दिया। मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो और अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर अपने को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।